नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज हम पाठ 6 ग्रामीण समाज में परिवर्तन के उपकरण पंचायती राज राजनीतिक दल दबाव समूह के टॉपिक सरपंच की शक्तियाँ पढ़ेंगे। अधिनियम की धारा 32 के अनुसार सरपंच निम्न कार्यों को निष्पादित करता है। यानी कि जो अधिनियम की धारा 32 है उसके अनुसार जो सरपंच की निम्नलिखित शक्तियाँ हैं, सरपंच के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करना। जो सरपंच है वो पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है। फिर है पंचायत की बैठकों को आमंत्रित करना व संचालन करना। पंचायत की बैठक कब होनी है और उसका संचालन किस तरीके से करना है, ये सरपंच की शक्तियों के अंतर्गत आता है। पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण करना, पंचायत की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना। अब पंचायत की वित्तीय व्यवस्था यानी कि जो पैसे से संबंधित है या जो भी कार्य है उसका कार्य भी पंचायत सरपंच के द्वारा ही किया जाता है। पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना, पंचायत के कर्मचारियों पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण करना। पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनको नियंत्रण रखना कि कौन किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसकी देखभाल करना और उस पर नियंत्रण करना, ये भी पंचायत की शक्तियों के अंतर्गत आता है। फिर ग्राम सभा की बैठकों को आमंत्रित करना एवं अध्यक्षता करना। ग्राम सभा की जो बैठकें हैं उनको बुलाना और उनमें अध्यक्षता करने का काम सरपंच का ही है। फिर राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अन्य समस्त कार्य जो अधिनियम के द्वारा या नियम के माध्यम से सौंपे गए हों वो कार्य भी सरपंच की शक्तियों के अंतर्गत ही आते हैं। फिर आते हैं ग्राम पंचायतों के कार्य कि ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करवाती है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रथम सूची, कौन सी? 1994 की प्रथम अनुसूची में ग्राम पंचायत के कार्यों के संबंध में प्रावधान किए गए जो इस प्रकार है। अब ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करना, यानी पंचायत क्षेत्र के जो भी विकास के कार्य हैं उनके संबंधित क्रियाओं को संपादित करना ग्राम पंचायत का कार्य है। पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना, सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाना। पंचायत का जो वार्षिक बजट है पूरे साल भर किस तरीके से कितना पैसा क्या तैयार करना है, ये पंचायत के कार्यों के अंतर्गत आता है। फिर सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उस पर जो लोगों के द्वारा अधिकार कर लिया गया होता है, लोग जो अपना अधिकार जमाते हैं उसका अतिक्रमण करते हैं, उसको हटाना। प्राकृतिक आपदाओं में मदद करना, पंचायत क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी आकलन करना, ये सब पंचायत के सामान्य कार्यों के अंतर्गत आता है। फिर आते हैं इसके प्रशासनिक कार्य। पंचायत के प्रशासनिक कार्य में जनगणना करना, आवास स्थलों का संख्यांकन करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु योजना बनाकर जिला परिषद को प्रस्तुत करना, कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वित्त का अनुमान तैयार करना, सार्वजनिक स्थलों पर नियंत्रण करना, ये सारे ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य हैं। जिन मामलों में पंचायत निर्णय नहीं कर सकती उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाना। अब जैसे कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर ग्राम पंचायत अपना निर्णय नहीं दे पाती, उनको उच्च स्तर तक पहुंचाने का कार्य भी इसके ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य में आता है। पंचायत के अभिलेखों का संरक्षण करना, जन्म एवं मृत्यु विवाह का पंजीयन करना, यानी कौन जन्म ले रहा है, किसकी मृत्यु होगी, ये सारे पंजीयन का कार्य भी ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं इसके कृषि के क्षेत्र में कार्य। कृषि विकास हेतु ग्रामीण नागरिकों को प्रोत्साहित करना। अब कृषि के विकास के लिए, अच्छी कृषि के लिए, खेती के लिए गांव के जो नागरिक हैं उनको प्रोत्साहित करना, ये पंचायत का कार्य है। बंजर भूमि विकास पर कृषि योग्य बनाना, जो बंजर भूमि होती है उसको कृषि योग्य बनाने का कार्य है, ये भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। फिर आता है अधिक उपज प्राप्त करने हेतु उन्नत खाद एवं बीज की व्यवस्था करना। लघु उद्योगों से संबंधित कार्य, लघु उद्योग जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य यानी
मत्स्य का अर्थ होता है मछली पालन, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, डेयरी इत्यादि की स्थापना के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना। जो लघु उद्योग होते हैं उनके लिए नागरिकों को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। लघु उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। जो लघु उद्योग है उससे संबंधित जो भी प्रशिक्षण के कार्य हैं उनको संचालित करना ग्राम पंचायत का कार्य है। फिर आते हैं पांचवा, निर्माण संबंधी कार्य। जो भी कुछ निर्माण करना है उससे संबंधित कार्य भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, आवास स्थलों का निर्माण करना, या पीने के पानी की व्यवस्था, जलाशय एवं कुओं का निर्माण करना, जलमार्ग एवं अन्य संचार साधनों की व्यवस्था करना, ये भी पंचायत के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। फिर है शिक्षा संबंधी कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। जो गांव के क्षेत्र हैं उनमें बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त हो उसकी व्यवस्था करना ग्राम पंचायत का कार्य है। साक्षरता कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, साक्षरता के जो कार्यक्रम हैं उनको करना। फिर अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करना। फिर आता है सातवां, सामाजिक विकास संबंधी कार्य। कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, इनका संचालन करना। फिर दूसरा आता है विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग के कल्याण हेतु कार्य करना। यहाँ विशेष आवश्यकता से तात्पर्य जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करना ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। बच्चों, यहाँ दिव्यांग नया नाम दिया गया है। पहले इसको विकलांग कहा जाता था लेकिन अब इसको नया नाम दिया गया है। परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाता है कि विकलांग बच्चों के लिए नया नाम कौन सा रखा गया है या क्या शब्द उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। फिर आता है तीसरा, महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। महिलाओं के और बच्चों के, छोटे बच्चों के विकास के जो कार्यक्रम है उनको करना। उक्त कार्यों के अतिरिक्त अधिनियम में ग्रामीण लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रदर्शनियों एवं मेलों को आयोजन करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, सरकारी संपत्तियों के रखरखाव आदि का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत की संरचना एवं कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे निचले स्तर की महत्वपूर्ण संस्था है। अब आप इसको अंडरलाइन कर लें, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज की सबसे निचले स्तर की महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे निचले स्तर की महत्वपूर्ण संस्था है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता की अधिक से अधिक सहभागिता के कारण ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों का संचालन इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। इस संस्था ने समाज के सभी वर्गों के विकास में सहभागिता को सुनिश्चित किया है। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन में ग्राम पंचायत सबसे सशक्त उपकरण सिद्ध हो रहा है। अब आता है हमारा पंचायत समिति। पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर पंचायत समिति को माना गया है। अब कहा जाए, इसमें भी आप अंडरलाइन करें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर पंचायत समिति को माना गया है। पूरे जिले को कुछ खंडों में विभाजित कर प्रत्येक खंड पर पंचायत समिति की स्थापना की गई है। इस प्रकार की राजस्थान में कुल 237 पंचायत समितियां हैं। कितनी है? 237, जो योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अपने क्षेत्र में संचालित करती हैं। फिर आता है पंचायत समिति की संरचना। नवीन पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं संशोधन 1999-2000 के अंतर्गत पंचायत समिति की संरचना निम्नानुसार है, जो हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले पंचायत समिति, फिर परिषद, परिषद के बाद में यहाँ प्रधान है, अब प्रधान के बाद उप प्रधान, फिर उसके सदस्य हैं। अब यहाँ पर जो परिषद है, परिषद में स्थायी समितियाँ, प्रशासन एवं स्थापना, वित्त एवं कर उत्पादन, शिक्षा, समाज सेवा, और इधर आंतरिक प्रशासन। फिर उसके बाद विकासखंड, विकासखंड के बाद में विकासखंड अधिकारी, BDO, ब्लॉक
डिपार्टमेंट ऑफिसर। फिर आता है यहाँ पर प्रसार अधिकारी एवं अन्य कार्मिक। फिर आते हैं इसके सदस्य में दो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। अब निर्वाचित सदस्य वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुसार होते हैं और मनोनीत जो होते हैं वो क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, ग्राम पंचायतों के सदस्य होते हैं। फिर आता है पंचायत समिति की संरचनात्मक व्यवस्था को निम्नानुसार समझा जा सकता है। पहले हम देखते हैं परिषद की परिषद क्या है। तो परिषद प्रत्येक पंचायत समिति में एक सर्वोच्च स्तर की परिषद होती है जिसमें दो प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। पहला निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य अधिनियम के तहत पंचायत समिति निर्वाचित सदस्य थे जो पंचायत समिति इस क्षेत्र को कुछ वार्डों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होता है कि प्रत्येक वार्ड बनाए जाते हैं और वार्ड से जो है एक सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित होता है यानी चुना जाता है। अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि 1 लाख तक की जनसंख्या वाले पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 15 वार्ड बनाए जाएंगे। जहाँ पर 1 लाख जनसंख्या है ऐसी स्थान पर ऐसे क्षेत्र में कुल 15 वार्ड बनाए जाएंगे और 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर 15,000 की जनसंख्या पर 2 सदस्यों की वृद्धि की जाएगी। यहाँ पर कहा गया कि जहाँ 1 लाख जनसंख्या है वहाँ पर पंचायत समिति क्षेत्र में कुल 15 वार्ड बनाए जाने हैं और 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर 15,000 की जनसंख्या पर 2 सदस्यों की वृद्धि की जाएगी, 2 सदस्य बढ़ा दी जाएंगे। पंचायत समिति की परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उसकी संख्या के अनुपात में तथा अन्य पिछड़े वर्ग को 21% आरक्षण की व्यवस्था को चक्रानुक्रम में लागू किया गया। यानी 21% आरक्षण की व्यवस्था की गई जो चक्र के अनुसार है, यानी यही जो नियम है उसके हिसाब से। सन 2010 से राजस्थान में महिलाओं को सभी पदों पर 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। सन 2010 से जो महिलाएं थी उनको 50% आरक्षण दिया गया था, उसकी व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायत समिति के कार्य संचालन के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। क्या कह रहे हैं, जो पंचायत समिति के कार्य का जो संचालन है उसके लिए जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। अध्यक्ष को प्रधान तथा उपाध्यक्ष को उप प्रधान कहते हैं। जो अध्यक्ष होता है उसको प्रधान कहते हैं और जो उपाध्यक्ष है उसको उप प्रधान कहते हैं। इन पदों पर भी आरक्षण चक्रानुक्रम में किया जाता है। अब यहाँ भी जो कार्य चुनाव होता है वो भी चक्रानुक्रम में किया जाता है, रोटेशन में किया जाता है। पंचायत समिति का प्रधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है एवं प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण भी करता है। प्रथम बैठक जिला कलेक्टर के द्वारा आमंत्रित की जाती है। अब इसकी जो बैठकें होती हैं उस बैठक में जो पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक होती है, वो जिला कलेक्टर के द्वारा आमंत्रित की जाती है, उसके द्वारा बुलाई जाती है। शेष सभी बैठकें जो माह में एक बार होती हैं और प्रधान के द्वारा आयोजित की जाती है, प्रधान के द्वारा बुलाई जाती है। 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर भी बैठक आयोजित की जा सकती है। अब जो सदस्य हैं उन सदस्यों में से 1/3 सदस्य अगर बैठक बुलाना चाहते हैं तो उनके अनुरोध पर भी बैठक को आयोजित किया जा सकता है। बैठक का कोरम तब पूरा माना जाता है जब कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य बैठक में उपस्थित हो। अब कोरम से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बैठक को पूरा तब माना जाता है, वो बैठक पूरी तब संपन्न मानी जाती है यानी जब 1/3 सदस्य उसमें हो। अगर मान लीजिए कोई बैठक बुलाई गई और बैठक में सभी सदस्य नहीं है या 1/3 सदस्य नहीं है, 2 व्यक्ति आ गए हैं, तो 2 व्यक्तियों में अगर कोई बातचीत की गई है तो उस बैठक को पूरा नहीं माना जाता, उस बैठक का संपन्न होना नहीं माना जाता, उसको कोरम कहा गया है कि वो भाग नहीं माना जाता। जब कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे तभी बैठक में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। अधिनियम में प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्यों को हटाने का भी
प्रावधान है, कोई भी सदस्य स्वयं त्यागपत्र देकर हट सकता है। अब यहाँ पर प्रधान उप प्रधान को हटाने का भी प्रावधान रखा गया है और अगर कोई व्यक्ति स्वयं हटना चाहता है तो अपना त्यागपत्र दे करके वो हट सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पत्र पर पास कर हटाया जा सकता है। उसके लिए लिखित अविश्वास प्रस्ताव पत्र पारित किया जाता है और राज्य सरकार को भी अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को निलंबित कर सके। अविश्वास प्रस्ताव पत्र को पारित करने के बाद भी किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। अब दूसरा आता है मनोनीत सदस्य। अधिनियम में पंचायत समिति परिषद में कुछ मनोनीत सदस्यों का भी प्रावधान है। मनोनीत सदस्य बैठक में उपस्थित रहकर सुझाव तो दे सकते हैं, परंतु निर्णय लेते समय मत देने का अधिकार उनको नहीं है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको जब बैठक बुलाई जाती है तो बैठक में सदस्यों का भी प्रावधान है। वो आ सकते हैं, मनोनीत सदस्य बैठक में उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन जब कोई सुझाव देने के बाद किसी भी डिसीजन लिया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है, तो उस समय उनको अपना मत देने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। फिर आते हैं, इस श्रेणी में निम्न 3 सदस्य होते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के सांसद, फिर दूसरे पंचायत समिति क्षेत्र के विधानसभा सदस्य विधायक, और तीसरा पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष और सरपंच। अब आती है पंचायत समिति की शक्तियाँ। पंचायत समिति की शक्तियों को 2 शीर्षकों से समझा जा सकता है, 2 भागों से समझा जा सकता है। पहली आती है सामान्यकालीन शक्तियाँ। अधिनियम के प्रावधानानुसार सामान्यकालीन परिस्थितियों में विकास अधिकारी इन कार्यों को निष्पादित करता है, जैसे पंचायत समिति एवं स्थायी समितियों की बैठकों के संबंध में सूचना जारी करना। दूसरी, बैठक में उपस्थित रहकर कार्यवाहियों को अभिलेखित करना। तीसरी आती है बैठक में विचार विमर्श के समय अपना सुझाव प्रस्तुत करना। चौथा, प्रधान के निर्देश पर पंचायत समिति कोष से धन निकालना। प्रधान अगर निर्देश दे रहा है तो पंचायत समिति कोष से उसको धन निकालना। ग्राम सभा ग्राम वार्ड की बैठक निर्धारित कर आयोजित करवाना। पंचायत समिति के कार्यों का अनुमोदन करना। पंचायत समिति के समस्त दस्तावेजों को प्रमाणित करना। जो पंचायत समिति के समस्त डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको प्रमाणित करना। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, कागज, अपने सर्टिफिकेट वगैरह। लेखा परीक्षण और प्रतिवेदन की अनियमितताओं को दूर करवाना। पंचायत समिति के धन संपत्ति के दुरुपयोग की सूचना उच्च अधिकारियों को देना। विकास कार्यों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को प्रेरित कर सहयोग प्राप्त करना। राज्य सरकार एवं उच्च अधिकारियों द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराना। पंचायत समिति के अधिकारियों कर्मचारियों पर नियंत्रण करना। पंचायत समिति की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करना। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का अवलोकन करना। अन्य कार्य जो राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। फिर अब आता है दूसरा, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन परिस्थितियों जैसे बाढ़, महामारी, आग इत्यादि के समय पंचायत समिति कोष से धन व्यय कर सकती है। आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं उसमें कोई भी आपातकालीन परिस्थिति हो तो उस पर जो है पंचायत समिति अपने कोष से धन को निकाल करके खर्च कर सकती है। इसे जिला परिषद से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। उस समय में पैसे को खर्च करने की व्यय के लिए जिला परिषद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, इजाज़त की आवश्यकता नहीं होती है। पंचायत समिति के कार्य। राजस्थान में पंचायत समिति निम्न कार्यों का निष्पादन करती है। पहले, सामान्य प्रतिवेदन। जिला परिषद के द्वारा निर्मित योजनाओं का क्रियान्वयन करना, प्रतिवेदन तैयार करना, जिला परिषद को प्रस्तुत करना तथा ग्राम पंचायतों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना। अब जो सामान्य प्रतिवेदन है उसमें जिला परिषद के द्वारा जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से करना है और उसका प्रतिवेदन तैयार करना
और उसके बाद में जिला परिषद को सौंपना, प्रस्तुत करना, ये ग्राम पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना सामान्य प्रतिवेदन के अंतर्गत आता है। पंचायत समिति के कार्यों के अंतर्गत आता है। दूसरा है कृषि संबंधी कार्य। कृषि विकास हेतु उन्नत बीज, खाद, कृषि सामग्री की व्यवस्था करना एवं कृषकों के प्रशिक्षण एवं भ्रमण आयोजित करना। फिर तीसरा भूमि सुधार संबंधी कार्य। कृषि भूमि की मिट्टी की परिरक्षण और भूमि सुधार योजनाओं की क्रियान्वित करना। जो मिट्टी का परीक्षण और भूमि सुधार योजना है उनको क्रियान्वित करना, उनको लागू करना। फिर आती है सिंचाई। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु तालाब, कुएं, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करना। औद्योगिक विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी, खादी जैसे लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन का कार्य करना। फिर आता है सामान्य नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाना। सामान्य नागरिक सुविधाएं जैसे आवास, रहने के लिए स्थान, पीने का पानी, सड़क, गली नाली, जलमार्ग, संचार साधनों का निर्माण एवं रखरखाव करना आता है। फिर आते हैं सामाजिक विकास। समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों, अनाथ, दिव्यांगों के विकास हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजनाएं बनाना। फिर आता है आठवां कार्य शिक्षा संबंधी कार्य। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा के विकास एवं प्रबंधन का दायित्व पंचायत समितियों का है कि जो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा है उसके विकास का कार्य भी जो पंचायत समितियों का ही है। इसके अतिरिक्त पंचायत समितियां सांस्कृतिक विकास, परिवार कल्याण एवं सांख्यिकी संकलन आदि कार्यों का भी निष्पादन करती है। तो ये तो थे हमारे पंचायत समिति के कार्य। आज हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।